जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं और देखेंगे थ्योरम 8.9। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं थ्योरम की ओर, प्रमेय की ओर। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदुओं से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चलिए ड्रॉ करते हैं त्रिभुज की बात की जा रही है, तो एबीसी त्रिभुज हमने ड्रॉ कर दिया। अब कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु D है, दूसरी भुजा के समांतर, चलिए खींच दिए दूसरी भुजा के समांतर, यानी BC के समांतर खींच दिए। मान लीजिए ये DE है, तो ये जो होती है खींची गई समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी AE इक्वल टू CF, या ये कहिए कि AC का मध्य बिंदु E है। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। सॉल्यूशन दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु क्या है? D है, यानी इट मीन्स AD इक्वल टू BD। और तीसरा कह रहा है कि तीसरी रेखा का समांतर, यानी BC समानांतर, चाहे DE समानांतर लिख लीजिए, DE समानांतर BC, इतना गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ध्यान से समझ लीजिए क्या सिद्ध करना है। कहा जा रहा है सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है यही रेखा। तो हम कह सकते हैं कि E AC का मध्य बिंदु है। Therefore, that is, हम ये भी कह सकते हैं कि AE इक्वल टू CE। अगर ये प्रूफ कर दे तो ये भी हो जाएगा। वही बात होगी कि EAC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा, तो बांट रहा है, ऐसे ये भी दिखा सकते हैं इसका मतलब। अब मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, सेम 8.9 की तरह कंस्ट्रक्शन कर ले। BD के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं CF, लिख देते हैं कि BD के समांतर या AB के समांतर, जो आपकी इच्छा है लिख दीजिएगा। BD के समांतर रेखा CF खींचा, ठीक है, तथा DE को कहाँ तक बढ़ाया? F तक बढ़ाया। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। ये इसको कहाँ तक बढ़ाया? F तक बढ़ाया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमाण की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। हम लिखते हैं, चूंकि चतुर्भुज BCFD में, ठीक है, BD समांतर CF, कहाँ से? ये तो रचना से ही पता है हमें। और एक चीज और गिवन है, DE बोलिए या DF बोलिए, ठीक है, बात वही है, दोनों रेखा एक ही है। DF समानांतर BC, ये कहाँ दिया है? क्या किया है? ये दिया है। तो सिंपल सी बात है कि जब प्रत्येक युग में समांतर हो जाए किसी चतुर्भुज का, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लिख सकते हैं, या इसलिए इक्वेशन 1 तथा 2 कर देते हैं। क्या दिक्कत है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, चूँकि समीकरण 1 तथा 2 से BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। इतना कोई समझने में दिक्कत है तो बता दीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, यानी ये और ये क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज है तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए ये भी कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है? BD किसके बराबर है?
CF के बराबर है। लिख देते हैं BD इक्वल टू CF, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि BD किसके बराबर है, AD के। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 3-4 मान लेते हैं, 3-4, चूँकि चलिए इसलिए कर दीजिए और इसको लिखिए चूँकि, इसलिए चूँकि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? देखिए दोनों का LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा, यानी AD किसके बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा CF। समीकरण 5 कर देते हैं। दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब इसको नोट करिए, मैं मिटा देता हूं। आइए दोस्तों, अगला देखिए क्या करना है हमें। AD किसके बराबर हो गया, CF के, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को ले लेते हैं, सर्वांगसम दिखा देते हैं। सर्वांगसम दिखा देंगे तो CPCT से ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम दिखा देते हैं, चूंकि ऊपर लिखते हैं, और चूंकि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CFE में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। अब हम क्या क्या, देखिए क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये समांतर चतुर्भुज है तो ये और ये क्या है, समांतर है, सॉरी, देखिए ये और ये क्या है, समांतर है अगर बात करें तो। और दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या है, समांतर है। तो इसमें बहुत सारी हम लगा सकते हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। कैसे? क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों समांतर रेखा है, और F क्या है, तिर्यक रेखा है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। और ये दोनों क्या है, कोण 3 कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें बहुत सारी हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 1 इक्वल टू कोण 1 इक्वल टू कोण 1 इक्वल टू, अच्छा ये भी कह सकते हैं, देखिए अगर इससे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर इसको ऐसे करें 1 2 3 और इसको 4, तो कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए AB समांतर CF रचना से, और AC क्या हो जाएगा, तिर्यक हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे आपकी इच्छा बने वैसे कर दीजिए। तो हम ऐसे कर लेते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 4, क्यों भैया, एकांतर कोण है, क्यों भैया, एकांतर कोण है। और अभी हमने AD इक्वल टू CF दिखाया किस इक्वेशन से, समीकरण 5 से। लिख देते हैं समीकरण 5, कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इधर से भी ले सकते थे, इधर से, आपकी जैसी इच्छा। जैसे हमने ऐसे नंबरिंग किया तो ये भी दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, सिंपल सी बात है। चाहे आप इस दोनों को समांतर है, ये AC तिर्यक रेखा हो जाएगा इस बार। अगर 1 4 को लेंगे तो AC तिर्यक हो जाएगा। अब ऐसे लेते तो ये तिर्यक कौन सा तिर्यक हो जाता है, DF तिर्यक हो जाता है। तो अपने हाथ में है। चलिए अब हम क्या लिख देते हैं, अगला कोण 2 इक्वल टू कोण 3, कहाँ से भैया, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख यानी शीर्षाभिमुख, ये अल्टरनेट एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे सोचिए जैसे बनाइए। यहाँ रूल कौन सा लगेगा, अगर सिंपल हम बात करें तो या इसलिए, चूंकि अब देखिए यहाँ AAS रूल लगेगा। क्यों AAS लगेगा, क्योंकि जो दो कोण बराबर है, ये कोण, इसके अंतर्गत भुजा AE है, तो AE तो बराबर नहीं है ना, तो इसलिए हम AAS लगाएंगे।
क्योंकि ये ASA लगाने के लिए जो दो कोण बनता है उसी के अंतर्गत भुजा होनी चाहिए। जैसे पढ़ाता हूं आपको याद होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। यहां वैसा नहीं है, इसीलिए AS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज, यहां नीचे लिख देता हूं, आ जाइएगा, त्रिभुज ADE सर्वांग होगा त्रिभुज CFE, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये कोण भी लेते तो यहां से भी ये कोण और ये कोण, ठीक है, मतलब ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये कोण, तो ये भुजा बराबर होनी चाहिए थी, DE बराबर होनी चाहिए थी EF के, लेकिन ऐसा तो था नहीं। तो यहां भी कौन सा रूल लगता है, AAASC रूल लगता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ये सर्वांग हो गया, अब लिखेंगे, इसलिए चूंकि CPCT नियम से क्या प्रूफ करना था हमें, AE = CE, ठीक है, AE = C, इस त्रिभुज का दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। अच्छा, ये भी कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि EAC का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यही प्रूफ करना था मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिए, हो गया प्रूफ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो भी नए दोस्त चैनल को देख रहे हैं उसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, अगर मेहनत मेरा पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।